तो चलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या डिफरेंस है इसे समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी, जो क्लास 11th और 12th दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ना। एंथैल्पी, कहीं पे भी अगर आपने एंथैल्पी वर्ड सुन लिया तो एंथैल्पी का मतलब होता है इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अभी जो भी स्टूडेंट क्लास 10 से 11th में गए हैं उनके लिए ये कॉन्सेप्ट एकदम से नया है, क्योंकि 12th वालों ने तो ऑलरेडी 11th में ये पढ़ चुके हैं। सो आयनाइजेशन का मतलब होता है कि जो भी एलिमेंट अपने ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में है, इसका मतलब क्या है कि एलिमेंट ने अभी किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो ऐसे एलिमेंट को जब हम आयन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो इस पूरे प्रोसेस में जो फॉर्म ऑफ एंथैल्पी, फॉर्म ऑफ एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है, उसी को हम कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊं, सो वी हैव अ सिंगल सोडियम एटम, ठीक है, हमारे पास क्या है, सोडियम का एक सिंगल एटम है। नाउ ये याद रखना, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले ये समझते हैं, अगर हमने सोडियम सॉलिड लिखा हुआ है, ठीक है, तो सोडियम सॉलिड का मतलब क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ सोडियम जो आपस में कंबाइंड होके एक सॉलिड स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब इस ग्रुप ऑफ सोडियम एटम में से या एलिमेंट में से अगर हम एक सिंगल सोडियम एटम को रिमूव कर दें, ठीक है, ग्रुप ऑफ सोडियम एटम में से हमने क्या किया, एक सिंगल सोडियम एटम को रिमूव कर दिया, अलग से साइड में रख दिया। सो नाउ अब इस सिंगल सोडियम एटम का जो स्टेट होगा हम इसे सॉलिड नहीं बोलेंगे। यही बात समझ में, इसका जो स्टेट है वो सॉलिड नहीं होगा, क्योंकि कोई भी मैटर सॉलिड तब बनाता है जब मिलियंस ऑफ सेम एटम आपस में कंबाइंड होते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे एक सिंगल सोडियम एटम है, तो ये सोडियम एटम अपने गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होगा, और इस Na गैसियस को, जो एक सिंगल एटम है, इसे हम कहते हैं आइसोलेटेड गैसियस एटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, या फिर अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, सो ये जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है ये एप्लीकेबल होती है आइसोलेटेड गैसेस एटम के लिए, ना कि किसी भी मेटल के लिए जो अपने नेटिव सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होगा। क्लियर हो गई बात, ठीक है, क्योंकि मेटल ही इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और आयनाइजेशन एंथैल्पी में हम लोग किसी भी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को लूज करवाते हैं। क्लियर हो गई बात। सो नाउ वी हैव आइसोलेटेड गैसेस एटम, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ये जो आइसोलेटेड गैसेस एटम है, अभी इस सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट विल बी 2,8,1। अभी सोडियम क्या है, अनस्टेबल फॉर्म में प्रेजेंट है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। नाउ हमें इस एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना है। क्यों रिमूव करवाते हैं, ये ऑलरेडी आप 9th-10th क्लास में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए हम जो अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे इस आइसोलेटेड गैसेस एटम को, इसी को हम कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। जब मान लो मैंने यहाँ पे सर्टेन अमाउंट x किलो जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी दी इस सोडियम एटम को उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इस एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Na पॉजिटिव आयन में। नाउ दिस इज द आयन, इसीलिए इसका नाम है आयनाइजेशन एंथैल्पी। हम एक आइसोलेटेड गैसेस एटम को आयन में कन्वर्ट कर रहे हैं बाय गिविंग सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्लियर हो गई बात। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन हो जाएगा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एंथैल्पी और अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। देखो, क्योंकि हम बाहर से एनर्जी दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए, सो हम ये बोलेंगे द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट ऑर्बिट इज नोन एज आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर हो गई बात, ठीक है। चलो, यहाँ पे तो मैंने एग्जांपल लिखा था कि सोडियम का, ठीक, सोडियम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मैंने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी दी। अब क्या होगा, जब हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, तो अभी चलो उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। सो सपोज इफ वी हैव सेकंड एग्जांपल इज मैग्नीशियम, ठीक है, और मैग्नीशियम का भी हमारे पास है आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब जब भी हम लोग बात करेंगे आइसोलेटेड गैसेस एटम की, तो आपको समझ आना है कि मैग्नीशियम जो ग्रुप ऑफ एलिमेंट है उससे हमने एक सिंगल मैग्नीशियम एटम को साइड कर दिया है, ठीक है, मतलब कि उसका जो बॉन्ड था अदर मैग्नीशियम मेटल के साथ, जो इंटरेक्शन था, उस इंटरेक्शन को हमने ब्रेक कर दिया है। नाउ अब इस मैग्नीशियम के कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूं, देन कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2,8,2, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 12। अब मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। अब मैं इन दोनों इलेक्ट्रॉन को एक साथ तो बाहर नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक सक्सेसिव सीरीज में एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन को बाहर रिमूव करना होता है, बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए।
सो नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस दो इलेक्ट्रॉन में से पहले हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, देन हम सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें कुछ x1 किलो जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी मैग्नीशियम को देनी पड़ेगी, ताकि हम इससे एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करें और ये बन जाए Mg पॉजिटिव आयन, ठीक है। नाउ Mg पॉजिटिव आयन का जो कॉन्फ़िगरेशन है, अब ये हो गया 2,8,1, अभी भी मैग्नीशियम अनस्टेबल फॉर्म में है, तो अब मुझे इस सेकंड इलेक्ट्रॉन को भी बाहर निकालने की जरूरत है। नाउ वी हैव Mg पॉजिटिव आयन। सो अब इस Mg पॉजिटिव आयन को जब मैं इससे एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालूंगी तो अगेन मैं कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी दूंगी, ठीक है। लेकिन ये चीज याद रखना, जब हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू है वो बहुत बढ़ जाती है। इसका मतलब इस एक इलेक्ट्रॉन की जो बॉन्डिंग है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है टुवर्ड द न्यूक्लियस, वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मुझे पहले से ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी से देनी पड़ेगी। आई बात समझ में? तो सेकेंड अमाउंट ऑफ एनर्जी हमेशा क्या होगी, हाई होगी देन फर्स्ट एनर्जी से, ठीक। सो अब हमने एक और इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकाल दिया तो हमें क्या मिला, Mg2 पॉजिटिव। नाउ इस Mg2 पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन है 2,8 और अभी ये अपने मोस्ट स्टेबल स्टेट में प्रेजेंट है। क्लियर हो गई बात? सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसे नोट कर लो एग्जांपल। सो अब एग्जाम में पूछते हैं या बहुत बार क्वेश्चन में पूछते हैं, व्हाट इज द सक्सेशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। सक्सेशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसका मतलब क्या है कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू है वो हर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हुए बढ़ती रहती है। मतलब कि जब हम किसी भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो उसे हम कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ एंथैल्पी या एनर्जी उसे हम देंगे, ठीक है। जब हम दूसरे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो हम फिर भी उसे एनर्जी देंगे, और जब मान लो हमें तीसरे इलेक्ट्रॉन को भी बाहर निकालना है ऑर्बिट से तो हम फिर उसे एनर्जी देंगे, ठीक है। लेकिन इन तीनों में सबसे ज्यादा एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो होगी थर्ड इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। उससे कम एनर्जी हम देंगे सेकंड इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, और सबसे कम एनर्जी हम देंगे पहले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। ये जो सीरीज है, इसी सीरीज को हम कहते हैं सक्सेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए हमेशा क्या होगी, लो होगी, और थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए हमेशा हाई होगी। क्लियर हो गई बात? ठीक। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम इसे कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से।